हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आज से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जीके सीरीज़। तो इसमें मैं क्या है सारी जो भी आरआरबी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी बताता जाऊँगा। तो ये हफ्ते में 2 वीडियोज़ आया करेंगे, जिसमें से इस वीक का ये पहला वीडियो रहेगा आपका और इसके बाद एक और वीडियो मैं लाऊंगा और सारे ही जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कवर करूंगा और साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कंटेंट आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हेल्प हो सके चैनल को ग्रो होने में और ज़्यादा लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो आरआरबी जीके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के था कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका ये किस ईयर में आया था। ये 2017 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है। पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर था वो था 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका ये 1986 में आया था। इसके अलावा इस बार जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब इनैक्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये 1972 में इनैक्टेड मतलब आया था। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ढेर सारे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर मुझे लगता है पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये 1973 में लॉन्च हुआ था। ये पहला क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आया था और उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। किस शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का मेंशन है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं इनका मेंशन जो है आपको मिलता है फर्स्ट शेड्यूल में। आपने शेड्यूल्स के लिए एक शॉर्टकट देखा होगा जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक। जिसमें पहले क्या है, टेरिटरीज़ एंड स्टेट्स। दूसरा क्या है, सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल में क्या है, अफर्मेशंस और ओथ के बारे में। फोर्थ में जो है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा दिया है इसमें, ठीक। इसी तरीके से फिफ्थ शेड्यूल में क्या कहते हैं, शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। इसी तरीके से ये आप याद रखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में क्या है, एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इस बार कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो किस शेड्यूल में मेंशन है। तो ये एट्थ शेड्यूल में मेंशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गांधार आर्ट, अ स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर विजुअल आर्ट, फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द विच डायनेस्टी। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जो गांधार आर्ट है ये एक बुद्धिस्ट स्टाइल है, ठीक। ये एक पहला क्वेश्चन बन सकता है कि गांधार आर्ट जो है ये किस तरीके की स्टाइल है, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये भी पूछ सकता है। तो बुद्धिस्ट स्टाइल है। अब इसका मतलब प्रचलन मतलब किस कार्यकाल में, कौन से डायनेस्टी के कार्यकाल में इसको बढ़ावा मिला, काफ़ी मतलब ये फैला। तो ये था कुशन डायनेस्टी के कार्यकाल में। अब कुशन डायनेस्टी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके जो कुशन डायनेस्टी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, वो थे कनिष्क। ये याद रखेंगे, कनिष्क ये थे इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर। और कनिष्क की खास बात क्या थी, इनको सेकंड अशोक भी कहा जाता था। सेकंड अशोक, अशोक को तो आप सभी जानते होंगे, मौर्य डायनेस्टी के थे। इनको सेकंड अशोक का एक उपाधि मिली थी। इसके जो कुशन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, मतलब ये मैंने देखा है कि फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर से भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो लास्ट रूलर जो इसके कुशन डायनेस्टी के थे वो थे वसुदेव, वसुदेव फर्स्ट। तो ये कुशन डायनेस्टी से रिलेटेड ये आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। और एक चीज़ और कि गांधार आर्ट जो है वो बुद्धिस्ट को बिलोंग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज़ द नंदा देवी पीक लोकेटेड। नंदा देवी पीक जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में स्थित है।
और इसके बारे में एक और ख़ास बात ये है कि ये जो नंदा देवी पीक है ये आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का, सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पीक। तो ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लिक्विड ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल एंड ऑक्यूपाइज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, दिस फिनोमिना इज नोन एज। मतलब मान लीजिए आपके पास ढेर सारे लिक्विड ड्रॉप हैं, पानी, ठीक, जब आप उसको एक पानी को दूसरे पानी के ऊपर डालते हैं तो एक मतलब वो सबसे कम सरफेस एरिया में आ जाता है। जैसे ढेर ये पानी है तो ये सबसे स्मॉल पॉसिबल एरिया में एक दूसरे के साथ एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को जो है इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आप में आया था, तो साइंस के भी क्वेश्चन आपके जीके में मैंने कवर किए हुए हैं। और इसके अलावा विस्कोसिटी आप याद रखेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी एक तरीके से का रेजिस्टेंस होता है जो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में लगता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? जो रिवॉल्यूशनरी की सोसाइटी थी, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया था विनायक सावरकर। इनको आप वीडी सावरकर नाम से भी जानते होंगे, ठीक, तो इनका पूरा नाम ये था वीडी सावरकर। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और आप याद रखेंगे कुछ सोसाइटीज़ के बारे में या कुछ समाज के बारे में, जैसे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम ने फाउंड किया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो है आर्य समाज, आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक, तो दयानंद सरस्वती, ये भी याद रखेंगे। तो ये दोनों समाज के बारे में आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अजंता केव पेंटिंग्स आर अ टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ। जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं ये किस एज की, मतलब गोल्डन एज किसका माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बुद्धिज़्म। इसको बुद्धिज़्म का गोल्डन एज माना जाता है। ये अजंता केव्स है कहाँ पे? इसकी लोकेशन भी आप याद रखेंगे, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बोरग, ए ऑप्शन, ठीक। तो ये याद रखेंगे, जो लॉर्ड एलन बोरग नहीं, लॉर्ड एलन बोरग नहीं होगा, सॉरी, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। इसके अलावा कुछ और आप याद कर लेंगे। जब सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट किस सन में हुआ था? 1907। तो सूरत स्प्लिट होता है मतलब जब कांग्रेस जो है वो विभाजित हो जाता है दो भागों में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो, ये याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे 1905 में, इसके पहले बंगाल डिवीजन जब होता है, बंगाल का विभाजन, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय था लॉर्ड कर्जन, ठीक, लॉर्ड कर्जन थे। इसके अलावा वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में हुआ था? वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच, रेलवे लाइन, टेलीफोन, ये सब हुआ था लॉर्ड डेलहाउजी के कार्यकाल में, डेलहाउजी, ठीक, ये याद रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन और याद रखेंगे वो है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। लॉर्ड आप आगे लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस जो है ये हुआ था वेलेस्ले के कार्यकाल में, वेलेस्ले। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। तो इतनी सारी चीज़ आप गवर्नर जनरल और उनसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटिनी। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है?
तो इसका आप पहले तो याद रखेंगे सारे लेयर को। पहले जो होता है सबसे नीचे जो लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, मतलब जो बारिश वगैरह, ये ऑल वेदर फिनोमिना ये इसी में होते हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर में। फिर इसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा मीजोस्फेयर तीसरे नंबर पे आती है। मीजोस्फेयर जो होती है ये होती है कोल्डेस्ट लेयर, ठीक। फिर मीजोस्फेयर के ऊपर होता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर ये जो इसका सही आंसर है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन जिसके ऊपर होता है। फिर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, फिर बाहर एक्सोस्फेयर, ठीक। तो इसका सही आंसर है जो सारे रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर की वजह से पॉसिबल होता है? आयोनोस्फेयर, आयंस की वजह से, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन कितने दिन के अंदर होगा? तो इसका सही आंसर है 6 मंथ्स के अंदर होता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मेंशन जो है ये आर्टिकल 52 में मिलता है, ठीक। अगर कोई प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, इम्पीच हो गए या प्रेसिडेंट हट गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, तो जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो कितने समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं? तो इसकी जो वो है टाइम लिमिट वो भी 6 मंथ है, मतलब केवल 6 महीने तक ये प्रेसिडेंट पद पे रह सकते हैं। उसके बाद इलेक्शंस कराना होगा प्रेसिडेंट के लिए। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं मौजूद है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट की जगह एक्ट करते हैं। और मान लीजिए ये भी नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट के, वो एक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? पहले तो ये बताइए, ये था चंद्रगुप्त जी। इसके अलावा लास्ट रूलर कौन थे ये आप बताते रहिए। उसके अलावा कुछ और बता देता हूँ मैं, जैसे कुछ और डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर आप याद रखिए। ये लास्ट रूलर इसमें पूछा है। पहले तो फर्स्ट रूलर जो है मौर्यन डायनेस्टी के थे वो चंद्रगुप्त थे। इसके अलावा कुछ और जो डायनेस्टी हैं उनके जो फाउंडर थे वो आप याद रख सकते हैं, जैसे चोलास के कौन थे फर्स्ट रूलर? चोलास के थे विजयाला, ये याद रखेंगे। फिर गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज भी कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। फिर आती हर्यंका डायनेस्टी जो है ये मौर्यन डायनेस्टी से पहले ही थी। तो इसके जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे बिम्बिसार, ठीक। इसके अलावा कुछ और जो मेडिवल पीरियड में कुछ रूलर्स रहे हैं, जैसे सैयद डायनेस्टी के कौन रहे हैं फर्स्ट रूलर? तो सैयद डायनेस्टी के जो हैं वो हैं खिज्र खान। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन रहे हैं? घियासुद्दीन तुगलक, ठीक। फिर इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है जैसे पल्लव डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? वो थे सिम्ह विष्णु, ठीक। और सतवाहाना डायनेस्टी इसके पहले रूलर कौन थे सतवाहाना डायनेस्टी के? तो इसके थे सीमुका। तो बस इतना आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सभी जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे वो थे बृहद्रथ, ठीक। ये लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच लेक इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल जो है वो किस लेक पे लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है अमृत सरोवर लेक, ठीक। ए ऑप्शन अमृत सरोवर लेक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल, मतलब ओडीआई के पहले जो कैप्टन थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है अजीत वाडेकर। इन्होंने जो है कैप्टनसी कब की थी? एक सेकंड आपको बताता हूँ। जो इन्होंने है अजीत वाडेकर ने इन्होंने पहला मैच जो है 1974 में कैप्टनसी की थी वर्सेस इंग्लैंड। पहले ओडीआई कैप्टन ये बने थे। इसके अलावा टेस्ट कैप्टन कौन थे? पहले टेस्ट कैप्टन जो थे हमारे सीके नायडू। और जो फर्स्ट T20 कैप्टन थे, अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है
तो ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट T20 आए, T20 इंटरनेशनल कैप्टन। तो बहुत सारे लोग MS धोनी को समझते हैं कि वो पहले T20 इंटरनेशनल कैप्टन थे, जबकि ऐसा नहीं है। पहले जो T20 इंटरनेशनल कैप्टन थे वो थे वीरेंद्र सहवाग। ठीक, और कुछ चीज़ें जो अभी के वो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको याद रखनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप इस बार जो हुआ है 2024, ये जो कहाँ पे हुआ है, इसका होस्ट कौन था? USA एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक, और इसको जीता किसने? इंडिया ने। विनर इंडिया। इसके अलावा रनर अप कौन था? रनर अप साउथ अफ्रीका रही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो पहले तो ग्रीन हाउस गैस में होता कौन कौन है? मीथेन भी होता है ग्रीन हाउस गैस आपका एक। मीथेन के अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होता है, और कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड क्या है? कॉपर डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे शायद कॉपर डाइऑक्साइड है, तो ये गलत होगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये तीनों हैं। इसके अलावा वाटर वेपर भी एक तरीके की गैस ही है, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैस में। इसके अलावा ओजोन भी होती है इसमें, ग्रीन हाउस गैस एक ओजोन भी है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, ये याद रखेंगे। ठीक, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? कौन सा फेस्टिवल था? तो वो था बैसाखी का फेस्टिवल, जो जलियांवाला बाग जब हुआ था। ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज? जो यूनियन टेरिटरी का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन? तो जो यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो रूल करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। है तो प्रेसिडेंट ही आपका हेड, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वहाँ का जो देख रेख है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, जो कि अंडर में प्रेसिडेंट के ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहाँ से एक रिवर भी निकलती है, जो कि आप याद रखेंगे, नुब्रा रिवर। ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि नुब्रा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है कौन से ग्लेशियर से? तो ये सियाचिन ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट? कौन सा पहला वुमेन्स स्पोर्ट्स था जो इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक्स में? तो ये गोल्फ और टेनिस था, गोल्फ और टेनिस। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द pH ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर्ड एज? अगर 7 से कम है pH तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक वो है टेबल, तो ये जो 0 से लेकर 7 तक होता है, यहाँ के जो बीच में आते हैं जितने भी pH, तो जो वो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। 7 से लेकर 14 तक जो हैं आपके, 7 से 14 तक जितने भी आपके, अगर 7 से 14 के बीच में pH है तो उसे हम लोग बेसिक बोलते हैं। और अगर एग्जैक्ट 7 है किसी का तो उसको न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल बोला जाता है। तो जो एसिड होगा वो 0 to 7 और बेसिक जो होगा वो 7 to 14। अब इसमें पूछा है कि 7 से कम, तो 7 से कम यानी ये इस रेंज में आने वाला है, तो इस रेंज में जो है वो एसिडिक होते हैं सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ नोबल लॉरिएट? पहला इंडियन जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा और सीवी रमन को भी मिला है। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है, फिजिक्स में इनको मिला था 1930 में। इसके अलावा मदर टेरेसा को भी मिला है 1979 में। मदर टेरेसा को किस नोबल पीस प्राइज़ मिला है? ठीक, पीस से रिलेटेड फील्ड में इन्होंने वर्क किया था। जो एक क्वेश्चन और है, इंडियाज़ नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारे है G20 का थीम था, वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया है ये भी पूछ सकता है। तो ये जो है ये वसुधैव कुटुंबकम ये महाउपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद, ये भी याद रखेंगे। मत्स्य पुराण एक इसमें ऑप्शन है, मत्स्य पुराण, ये हमारा ओल्डेस्ट पुराण है। ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप याद रखेंगे, ओल्डेस्ट। ठीक,
तो बढ़ते हैं आगे, ख़त्म है यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें आप जो है पहले वीडियो में इतना मैंने कवर किया है। होप आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू।